Dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and I heartily welcome you in my online classes of 8th class social science. मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं 8th क्लास की सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपकी सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, आने वाले इस बार जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है तो सारी बुक्स ही चेंज हो चुकी है और आपकी जो सोशल साइंस की बुक है वो उसके कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो उसमें से जो हिस्ट्री का जो पार्ट होगा, जो इतिहास का जो हिस्सा होगा, उसका फर्स्ट लेसन हम लोग यहाँ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट लेसन इज कैसे, कब और कहाँ, एंड दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू अवर हिस्ट्री। और ये जो शब्द यहाँ पर लेसन का नेम दिया हुआ है, ये शब्द हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर रखे गए हैं। हमारे इतिहास से संबंधित ये शब्द हैं कि इतिहास में कैसे चीज़ें हुई, कैसे इतिहास में चीज़ें आती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, वो चीज़ें कब हुई और कहाँ हुई। 3 चीज़ें बड़ी खास होती है इतिहास के बारे में कि कोई भी ऐतिहासिक चीज, कोई भी ऐतिहासिक घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई। तो इन्हीं 3 चीज़ों का उत्तर देने के लिए ये यहाँ पर ये लेसन है जिसका नेम है कैसे, कब और कहाँ। और ये लेसन हिस्ट्री का जो पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन है। अलग अलग पार्ट के फर्स्ट लेसन अलग अलग आएंगे सोशल साइंस में, ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। आइए शुरू करते हैं लेसन को। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। यानी लोग कई तो हिस्ट्री से इसलिए डरते हैं, कई लोग इतिहास से को पढ़ने से इसलिए डरते हैं कि उसमें सन्ने बहुत होती है, तारीखें बहुत होती है। तो पहले के जो इतिहासकार होते थे वो तारीखों में ही जादू में खोए हुए रहते थे, ऐसा ये कह रहा है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, ताजपोशी यानी कब कौन सा राजा सिंहासन पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। पहले आप आम समझ के हिसाब से, यानी एक जनरल एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से, जनरल एक सेंस के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। पहले जब इतिहास की बात होती थी तो इसका माइंड में तुरंत यही आता था कि बस तारीखें होगी उसमें, कि फलां चीज़ इस तारीख को हुई, फलां चीज़ इस तारीख को हुई। तो इतिहास को तारीखों का पर्याय यानी पर्यायवाची, यानी इतिहास और तारीखें एक ही है, यानी इतिहास पढ़ेंगे तो तारीखें ही तारीखें आएगी उसमें, ऐसा माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास क्या है? समय समय पर जो बदलाव होते हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं वही तो इतिहास है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में यानी पुराने समय में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। इसी प्रकार की जानकारी तो इतिहास कहलाती है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं, जब हम पुरानी घटनाओं और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। तो जब घटनाओं का जिक्र होगा तो समय का भी जिक्र होगा। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जब हम पुरानी घटनाओं की बात करेंगे तो उस समय की भी बात होगी जिस समय में वो घटनाएं हुई थी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। रोजाना हम जो काम करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो काम होते हैं, हर काम को हम ऐतिहासिक नजर से नहीं देखते हैं। कोई उसकी व्याख्या नहीं करने बैठते हैं हर काम की। तो ये यहाँ पर यही लिखा है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हर काम के लिए ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाए जाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें
हम ये मानकर चलते हैं कि ये स्वाभाविक है, ये ऐसे ही होती है, हर चीज में हम इतिहास नहीं खोजते हैं उसका। तो कई चीजों को हम स्वाभाविक मानकर चलते हैं, नेचुरल मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। क्या आप मानते हो कि पहले पढ़ाई कैसे होती थी? आज आप पढ़ाई करते हो क्लास में बैठ के, तो जिस तरह, या आप अभी ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हो, तो हम लोग यही मान के चलते हैं, हम ये बुद्धि नहीं लगाते कि पहले के लोग कैसे पढ़ते थे। बस आज पढ़ाई करनी है तो हम कर रहे हैं, आज स्नान करना है हम कर रहे हैं। अब पहले के लोग कैसे करते थे ये हम दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो काम आज हो रहा है ऐसे ही चल रहा होगा, और यह चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा हम विचार नहीं करते उस चीज का, बस करते रहते हैं उन कामों को। तो यहां पर यही लिखा है कि हम उन कामों को ऐसे ही करते हैं मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। कई बार अचानक आ जाता है मन में, कई बार कई चीजें देख करके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये चीज कब चालू हुई होगी। चाय तो हम रोज पीते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि ये कब चालू हुई होगी। लेकिन कभी कभी किसी के मन में आ सकता है कि ये जो चाय हुई है शुरू, ये भारत में कब शुरू हुई होगी। ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यानी मन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। यह भी एक सवाल हो सकता है किसी के मन में। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते होंगे? कभी सोचा है आपने, या कभी किसी के मन में आ गया होगा कि पहले लोग कैसे यात्राएं करते थे? आज तो रेलगाड़ी से चले जाते हैं दूर दूर तक, भारत के इस कोने से उस कोने में रेलगाड़ी की व्यवस्था है। लेकिन पहले किसी को जाना होता तो कैसे जाते होंगे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती होगी। आज तो अखबार में घटनाएं छप करके आ जाती है कि कुचामन में ऐसा हुआ, नागौर में ऐसा हुआ, दिल्ली में ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ। लेकिन जब अखबार नहीं छपते थे तो लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी? यहां पर एक साइड में चित्र दिया हुआ है, देखो। ये आप चित्र की मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस चित्र है ये नीचे जो लिखा हुआ है वो पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर चित्र देखेंगे। चित्र में क्या है? नीचे लिखा है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। इस चित्र में देखो आप, ये देखो यहां पर ब्राह्मण दिख रहे हैं आपको, ब्राह्मण जैसे लोग दिख रहे हैं। ये कोई कुछ किताबें अपने हाथ में इनको कर रहे हैं। ब्रिटेन की रानी है ये, ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेन की महारानी को ब्राह्मण लोग है ना अपना शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये असली चित्र नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको। ये बनाया हुआ चित्र है हाथों से, और वो भी अंग्रेज का बनाया हुआ है। ऐसे चित्र बना बना के वो मतलब एक धारणा पैदा करना चाहते थे समाज में कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों का जो शासन था उसमें वो दुखी नहीं थे, उल्टा उनको बहुत अच्छा लगता था लोगों को। अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करके, शासन करके बहुत उपकार किया है भारत का, और भारत के लोग हाथ जोड़े खड़े थे उनके सामने, अपने शास्त्र वगैरह भेंट करते थे उनको। यानी एक ऐसी धारणा पैदा हो समाज में भारत में कि ये अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, देखो भारत के लोग खुद ही अपने शास्त्र उनको भेंट कर रहे हैं। तो ऐसी गलत धारणाएं बनाने के लिए ऐसे चित्र बनाए जाते थे, ऐसी चीजें लिखी जाती थी, गलत इतिहास बनाया जाता था। तो यहां पर देखो, इसमें जो लिखा हुआ है नीचे, वो ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण लोग ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। दिख रहा है ना आपको? देखो, ये ब्राह्मण लोग शास्त्र भेंट कर रहे हैं, किताबें भेंट कर रहे हैं ब्रिटेनिया को। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में। ये चित्र जेम्स रेनेल नाम का एक आदमी था, अंग्रेज, उसने नक्शे तैयार किए थे, किताब तैयार की थी नक्शों की। अंग्रेज था वो, उसको काम दिया था उसके कंपनी ने कि तुझे नक्शे तैयार करने हैं, तो उसने नक्शों की एक किताब तैयार की थी। उसका आवरण चित्र है ये, ऊपर ये चित्र उसने लगाया। तो इसमें लिखा है जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। ये आवरण चित्र है। चित्र ये 1782 का है, जब अंग्रेजों का गुलाम था भारत। रॉबर्ट क्लाइव ने
भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का। बहुत सारे रहे, एक समय में वो भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये जो पूरे भारत का अधिकारी था क्लाइव, इसने रेनेल नाम का एक अंग्रेज अफसर था, उसको ये काम सौंपा था कि तुझे ये नक्शे तैयार करने हैं भारत के। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को, तो अंग्रेज था तो भारत पर अंग्रेजों की विजय का तो समर्थक ही होगा, वो विरोधी तो होगा नहीं। तो वो अंग्रेजों की विजय का समर्थक जो था रेनेल, उसको वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी उसको लगता था कि नक्शे और इस तरह के चित्र वगैरह बनाने से वर्चस्व स्थापित होता है अंग्रेजों का भारत पर। यानी धीरे धीरे लोगों को ये लगने लग जाएगा कि हाँ, अंग्रेजों का शासन तो अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा किया भारत पर शासन करके, और इन्होंने भारत के लोगों ने खुद ही हाथ जोड़ के बुलाया उनको शासन करने। तो ये नक्शे तैयार करने का जो काम था, ये उसको अच्छा लगता था रेनेल को, वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उसको लगता था कि ये इस तरह के नक्शे बनाना बड़ा अच्छा काम है वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ऐसा इसमें लगता है इस चित्र में कि भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने जो धर्म के ग्रंथ हैं वो अंग्रेजों की महारानी है ब्रिटेनिया, उसको सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। यानी इस चित्र से ऐसा लगता है जैसे कि भारत के लोग हाथ जोड़ के बुला रहे हैं अंग्रेजों को कि भारत की रक्षा करो, भारत की जो संस्कृति है उसकी रक्षा करो। भाई, धर्म के ग्रंथ किसका प्रतीक होते हैं? संस्कृति का। तो ऐसा एक झूठी धारणा, भ्रामक धारणा पैदा करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया इस तरह के चित्र बना करके। ये चित्र 1782 में रेनेल जो अंग्रेज अफसर था उसने बनाया। यहां पर एक गतिविधि है, चित्र 1 को ध्यान से देखो। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। तो उपनिवेश क्या होता था? अंग्रेज खुद का देश तो उनका ब्रिटेन था, लेकिन उन्होंने कई जगहों पर शासन कर लिया था अंग्रेजों ने। तो वो उन बाकी जो देश उनके अंडर में थे, जो उनके गुलाम थे, उनको वो अपना उपनिवेश कहते थे। उपनिवेश वो कहते थे। और ये जो धारणा थी उनकी कि भाई हमारे जो भी गुलाम देश है वो हमारे उपनिवेश है और हमारे कानून से वो देश चलेंगे। तो ये जो धारणा थी, ये जो सिद्धांत था, ये उपनिवेशवाद कहलाता था। तो इस चित्र से उपनिवेशवाद का इस तरह से पता चलता है क्योंकि भारत के लोग इस चित्र में अंग्रेजों की महारानी के सामने नतमस्तक होकर के अपने शास्त्रों को भेंट करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए लगता है कि ये भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश रहा होगा, उनका यहाँ शासन रहा होगा। ये इस चित्र से प्रदर्शित होता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर गतिविधि जो आई है, चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है, ये आपको करना है नोटबुक में। आप लेसन का नेम लिखना, पहले नई नोटबुक डालना, कैसे कब और कहाँ। अगर पहले से डाल रखी है तो एक पेज छोड़ दो, आगे एक पेज छोड़ के शुरू कर दो वापस। कैसे कब और कहाँ, तो ये लेसन का नेम लिख दो। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन लिखो। गतिविधि सबसे पहले, चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। और अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। आप वीडियो को स्टॉप करके एक एक सेंटेंस भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो आपको ये लिखना है, प्रस्तुत चित्र में भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने धर्म ग्रंथ ब्रिटेन की महारानी को सौंपते हुए दिखाई देते हैं। इस चित्र से ऐसा एहसास होता है कि भारत के लोग अंग्रेजों को अपना स्वामी मानते थे और अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने मन से स्वीकार कर लिया था। इस तरह ये चित्र उपनिवेशवाद को स्पष्ट करता है। ऐसा लगता है कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेज इस देश के स्वामी थे। अतः ये चित्र उपनिवेशवाद का बोध कराता है। ये जो मैंने बोला है अभी तक, इसको आप स्टॉप करके वापस सुन सकते हो पीछे जाके, और ये इसका आंसर आपको लिखना है।
आइए चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, दूसरे पेज पर भी अपन साइड वाला जो चित्र है वो देख लेते हैं पहले। देखो ये एक चाय का एडवर्टाइजमेंट है। लिप्टन चाय आती है, पहले तो आती थी, आजकल पता नहीं आती है कि नहीं आती है। लिप्टन नाम की कंपनी थी अंग्रेजों की, अभी भी थोड़े दिन पहले भी आती थी लिप्टन चाय। तो लिप्टन चाय अंग्रेजों के कंपनी थी। चाय का प्रचलन उन्होंने शुरू किया भारत में, वरना भारत के लोग तो दूध दही खाने वाले लोग थे। ये चाय वैसे अच्छी चीज़ नहीं है। अंग्रेज क्या ठंडे देश के थे, तो उनको चाय पीने की आदत थी गर्मी के लिए। भारत तो गर्म देश है वैसे ही, पर अंग्रेजों ने चाय का प्रचलन शुरू किया। तो ये लिप्टन कंपनी थी अंग्रेजों की, चाय बनाने वाली। तो चाय निर्माता कंपनी थी। अब अंग्रेजों का शासन दुनिया के कई देशों में था उस समय, तो वर्ल्ड लेवल की कंपनी थी, दुनिया विश्व स्तरीय कंपनी थी। इसलिए लिखा है, देखो ऊपर देखो आप, इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध लिप्टन्स टी, लिप्टन की चाय, कॉफी, प्रोविजंस, यानी कॉफी का मतलब कॉफी भी निकालती है ये कंपनी, और प्रोविजंस यानी जो दूसरी चीजें होती है छोटी मोटी रोजाना के उपयोग की, वो भी निकालती है। तो ये लिप्टन्स टी, ये लिप्टन चाय की एडवर्टाइजमेंट है। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, एक कैलेंडर जैसा बना हुआ है इसमें, ये लिप्टन चाय का है और ये कैलेंडर है, और ये इसमें सन कहीं न कहीं ये लिखी हुई है इसमें, कब ये एडवर्टाइजमेंट या कब ये बनी, इसमें कहीं न कहीं अपने को सन इसमें है क्या, देखते हैं अपन। इसमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अच्छा, इसका हेड ऑफिस लिखा हुआ दिख रहा है, कंपनी का हेड ऑफिस है सिटी रोड लंदन। लंदन जो है शहर है ब्रिटेन का, उसमें इसका ऑफिस था लिप्टन चाय का। और इशूड बाई लिप्टन लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, ये लिप्टन जो कंपनी थी उसके द्वारा बनाया गया एडवर्टाइजमेंट है भारत में। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है इसके नीचे पढ़ते हैं। चित्र 2, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। ये तो आजकल का है ही जमाना, लोग एडवर्टाइजमेंट देख करके और चीज़ें खरीदते हैं। कई लोग टीवी पे एडवर्टाइज आ रहा है तो अच्छी चीज़ होगी, ऐसा मानसिकता बन जाती है लोगों की। तो विज्ञापन से भी पसंद और नापसंद तय होती है। अब बच्चे हैं, कोई चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में आती है, मैगी एडवर्टाइज आता है मैगी का, तो वो बस मैगी अच्छी होती है ऐसा मान करके वो पसंद बना लेते हैं अपनी। तो विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां प्रचलन में आई। यानी पुराने विज्ञापन जब अपन देखते हैं तो कई सारी जानकारियां मिलती है उनसे अपने को। एक तो कि पुराने जो बाजार थे वो किस तरह के थे, और नई नई जो चीज़ें रुचियाँ, नई नई जो लोगों की रुचियाँ हैं वो कैसे प्रचलन में आई, कौन कौन सी नई नई चीज़ें मार्केट में आई समय समय पर। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। देखो इसमें एक घोड़े पर आदमी बैठा है, पीछे तो देखो भारत का है ये चित्र, जो पीछे जो मोनामेंट है, स्मारक है, वो तो भारतीय है, और आगे जो बैठा है घोड़े पर ये अंग्रेज है। तो ये एडवर्टाइजमेंट बनाया है अंग्रेजों ने अपनी चाय का। तो इस चाय के एडवर्टाइज से क्या प्रदर्शित होता है, 1922 में, यानी अंग्रेजों का शासन जब था, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। ये कोई राजा जो घोड़े पे बैठा है ना, ये कोई इंग्लैंड के राजा के परिवार का है कोई। तो ये दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, जो राजा के परिवारों के लोग हैं वो ये चाय पीते हैं, लिप्टन वाली। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है। विक्टोरिया जो रानी थी अंग्रेजों की, उसका तीसरा बेटा आर्थर है इस चित्र में।
इस चित्र से ये एडवर्टाइज बनाना जो बनाया इन्होंने, ये क्या है, राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो ये राजकुमार ऑर्थर को इन्होंने दिखाया है इस एडवर्टाइजमेंट में लोगों को प्रभावित करने के लिए। तो देखो राजकुमार ऑर्थर भी ये चाय पीता है लिप्टन वाली। जैसे आजकल नहीं होते क्या, बड़े बड़े हीरो लोग फलाना तेल लगाओ, फलाना खाना खाओ, ये कपड़ा पहनो, है ना, ये एनर्जी देता है, ये फलानी चीज़। हीरो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, खिलाड़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए लाखों रुपए मिल रहे हैं उस चीज़ के, पर वो झूठ ही बोल देते हैं हाँ मैं भी ये चीज़ यूज करता हूँ। तो ये एक प्रचलन यानी उस ज़माने में अंग्रेज़ों का ही शुरू किया हुआ है। ये देखो अंग्रेज़ों ने अपने महारानी के तीसरे लड़के की चित्र छाप करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी यही चाय पीता है लिप्टन वाली। तो एडवर्टाइजमेंट से रुचियाँ और अरुचियाँ तय करने का जो ये कार्यक्रम है ना, ये अंग्रेज़ों से ही शुरू किया हुआ है और अंग्रेज लोगों ने ये शुरू किया एडवर्टाइजमेंट का। और पुराने एडवर्टाइजमेंट कहीं मिलते हैं तो उनसे अपने को कई चीज़ें पता भी चलती है। आइए शुरू करते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन से ऐतिहासिक सवाल? जो अभी पिछले पन्ने पे पढ़े थे हमने कि चाय पीते पीते अचानक मन में आ जाता है कि चाय कब शुरू हुई होगी, या रेलगाड़ी में चलते चलते अचानक सोच दिमाग में आ सकता है कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई होगी। तो ये जो ऐतिहासिक सवाल है हमें समय के बारे में सोचने पर प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं तय किया जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबी समय तक चलती रहती है। भाई कोई चीज एक बार हुई या निश्चित समय पर हुई तब तो उसकी तारीख आप बता दोगे, लेकिन कई चीजें लंबे समय तक चलती है तो उसकी एक तारीख नहीं तय कर सकते अपन। कोई राजा ने 20 साल शासन किया तो कोई एक तारीख नहीं बता सकते कि उस दिन उसका शासन था। ऐसे ही कई चीजें लंबी चलती है, तो जो चीजें लंबे समय तक चलती है उनके लिए एक तारीख तय करना वाकई गलत होता है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन ऐसा था कि सबने चाय पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रचलन में आया होगा चाय पीना लोगों के। ऐसा नहीं है कि सबने एक फिक्स दिन पे चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही लोगों पर की जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती कि भारत में कब चाय पीना शुरू हुआ। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि ये धीरे धीरे प्रचलन में आया होगा। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। अगर कोई ये पूछे कि ब्रिटिश शासन कब शुरू हुआ, कब स्थापित हुआ, तो एक तिथि नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन बढ़ाया। व्यापारी के रूप में आए थे, फिर थोड़े से एक इलाके पर कब्जा किया, धीरे धीरे छोटे छोटे राजाओं के युद्ध लड़ के आपस में फूट पैदा करके और एक एक छोटे छोटे राजाओं पर अधिकार करते गए और शासन पूरे देश पर कर लिया। तो ये एक दिन फिक्स नहीं बता सकते कि कब स्थापित हुआ उनका साम्राज्य भारत में, यह बताना संभव नहीं है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। कई चीजें लंबे समय तक चलती है, उसके लिए एक डेट नहीं बताई जा सकती। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं, एक काल की बात कर सकते हैं, अवधि की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। यानी चाय भारत में कोई लाया होगा अंग्रेज, धीरे धीरे लोगों ने पीना शुरू किया होगा। तब जब ज्यादातर लोग चाय पीने दिखना शुरू हो गए, भाई दिखने में आने लग गया कि चाय पीना भारत में शुरू कर दिया लोगों ने, ऐसा नजर में आने लग गया, तभी उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हम लोग उस टाइम पीरियड को बता सकते हैं कि किस समय में ये चीजें दिखाई देने लगी थी। शुरू कब हुई ये नहीं बता सकते हम। हाँ, वो चीजें दिखना कब शुरू हो गई समाज में, वो हम टाइम पीरियड एक बताया जा सकता है केवल उसके लिए। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब कई चीजों को डेट से नहीं बताया जा सकता, तारीख नहीं बताई जा सकती, तो फिर इतिहास में तारीखें क्यों आती है? इस जुड़ाव की एक वजह है
एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यानी पहले एक जमाना था जब आम लोगों के जीवन का कोई ज्यादा महत्व नहीं था, राजाओं के जीवन पे ही केंद्रित करके इतिहास लिखा जाता था पहले के जमाने में। यानी इतिहास में ये चीजें नहीं होती थी कि आम लोग कैसे रहते थे या वो कैसे जीवन व्यापन करते थे। ज्यादातर जो इतिहास होता था वो राजाओं के जीवन पर होता था। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। यानी ये वो घटनाएं, यानी किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटना कब हुई, इसकी तो तारीख हो सकती है। तो इन चीजों की तिथि बताई जा सकती है, तारीख बताई जा सकती है, जो बातें हमने अभी पढ़ी। और इस तरह से इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। इस तरह से जो इतिहास लिखा जाता है, जो राजा महाराजाओं के जीवन पर केंद्रित होता है, उनके जीवन की घटनाओं पर केंद्रित होता है, इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है, क्योंकि हर चीज के लिए तिथि मालूम होती है, तिथि लिखी जा सकती है, हर घटना को तिथि दी जा सकती है, इसलिए तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। यानी वो जमाना था जब केवल राजा महाराजाओं के जीवन पर ही इतिहास लिखा जाता था, आजकल दूसरी चीजों पर भी लिखा जाने लगा है। वे इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार कैसे पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। यानी नए नए टॉपिक्स पर भी इतिहास में लिखा जाने लगा है। अब केवल राजा महाराजाओं का जीवन ही इतिहास नहीं, बल्कि कई अन्य चीजों पर भी इतिहासकार लिखने लगे हैं। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। कई जो तारीखें अपने को इंपॉर्टेंट लगती है, कई बार लगता है ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। तारीखें इंपॉर्टेंट नहीं होती, घटनाएं इंपॉर्टेंट होती है, और घटना किसी न किसी तारीख को तो होती ही है, इसलिए वो तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां ये लिखा है कि जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वो तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, भाई आपने कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मान रखा है, इसलिए उससे जुड़ी हुई तारीखें महत्वपूर्ण है। मान लो वो घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं रहे, दूसरी घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाए आपके लिए, तो फिर वो तारीखें पुरानी वाली थोड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। फिर तो जो नई घटनाएं आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उससे जुड़ी हुई घटनाएं, उससे जुड़ी हुई तारीखें महत्वपूर्ण होती जाएगी। फिर अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अगर मुद्दे बदलेंगे, अगर घटनाएं बदलेगी, तो तारीखें भी बदलेगी, क्योंकि तारीखें मुद्दों के आधार पर इंपॉर्टेंट होती है। खुद अपने आप अकेली तारीख कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो घटना इंपॉर्टेंट होती है। घटना बदलेगी तो तारीखें भी बदलेगी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। देखो, भारत में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था ना अंग्रेजों का, वो गवर्नर जनरल होता था अंग्रेजों का। तो वो जो एक तरह से भारत का एक सबसे बड़ा अधिकारी, यानी उसको बहुत बड़ा ऐसे मानते थे इतिहासकार कि भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है ये, यानी राजा ही हो गया पूरे भारत का एक तरह से। हालांकि राजा तो अंग्रेज रानी होती थी, लेकिन उसी को बड़ा महिमा मंडित करते थे, वही सब कुछ होता था
इतिहासकारों के लिए। तो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यानी अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा, ब्रिटिश इतिहासकारों की बात हो रही है। भारत का जो ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने किसको मेन माना, उन्होंने किसको प्रमुख माना, गवर्नर जनरल को प्रमुख माना, क्योंकि वो खुद लिखने वाले अंग्रेज थे। तो उनके लिए अंग्रेजों का जो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वही उनके लिए मेन चीज होती थी। तो उसके आधार पर उन्होंने इतिहास लिखा। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। देखो, जब शुरू में कंपनी का शासन था भारत पर, तब तो भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था गवर्नर जनरल। और बाद में जब कंपनी का शासन हटा करके फिर इंग्लैंड की संसद का, रानी का शासन शुरू हुआ भारत में, तो फिर भारत में अधिकारी सबसे बड़ा होता था वायसराय। तो पहला जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रथम जो गवर्नर जनरल था, वो था जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला सबसे बड़ा अधिकारी भारत में अंग्रेजों का, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वहां से ये शासन शुरू होता, उनका इतिहास शुरू होता है अंग्रेजों का। और आखिरी जो भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब जो उनका आखिरी वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, वहां तक तो उनका इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास, जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखा, उसमें क्या था, उसमें शुरुआत होती थी उनके इतिहास की प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से, और उनका इतिहास खत्म होता था लास्ट जो उनका वाइसराय था भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन, आज़ादी के समय, वहाँ उनका इतिहास पूरा होता था। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों, हेस्टिंग्स, वेलेजली, बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे उनके वो भारत के बड़े बड़े अधिकारी, यानी बदलते रहते थे, वो चेंज होते रहते थे। तो ये नाम है उनके चेंज होने के बाद में। इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में, यानी अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास में, गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यानी वो उन्हीं के आधार पर इतिहास लिखते थे, गवर्नर जनरलों और वायसरायों, इनके आधार पर ही उनका इतिहास लिखा गया। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। सारी जो इतिहास की तारीखें हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई इतिहास में मेन तारीखें कौन सी होती थी कि उस तारीख को उस फलाने गवर्नर ने सत्ता संभाली, उसके बेटा हुआ, उसने फलानी लड़ाई लड़ी। तो उन लोगों के से जुड़ी हुई जो तारीखें थी, अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी हुई जो तारीखें थी, गवर्नर जनरलों या वायसरायों से के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं महत्वपूर्ण मानी उन्होंने, तो उनसे जुड़ी हुई तारीखें इंपॉर्टेंट हो गई। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी ऐसा लगता है कि जैसे कोई वही इंपॉर्टेंट थे और बाकी कोई ऐसी चीज ही नहीं थी भारत में उस जमाने में जो इंपॉर्टेंट हो, वही महत्वपूर्ण हो, ऐसा लगता है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। यानी इन लोगों के आधार पर पाठ होते थे, इन लोगों के जीवन के आधार पर लेसन्स पढ़ने पड़ते थे इतिहास के। इन लोगों के जीवन का क्रम यानी उसमें घटनाएं, उनके जीवन की घटनाएं ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ब्रिटिश भारत, जब अंग्रेजों का इस देश पर अधिकार था तो उस जमाने को ब्रिटिश भारत कहते हैं। तो उसमें जो भी अंग्रेजों द्वारा इतिहास लिखा गया, उसमें इनके जीवन के जो घटनाक्रम थे, उनके टॉपिक्स होते थे, उनके अध्याय बनते थे। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? भाई, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया 200 सालों तक, तो उनके द्वारा लिखा गया इतिहास जो है, उसमें तो मेन चीज वो है, उनके जो वाइसराय थे, उनके जो गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के आधार पर लिखा हुआ इतिहास है उनका तो। लेकिन क्या उस जमाने में दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या उस जमाने के इतिहास को अलग प्रकार से नहीं लिखा जा सकता?
यही यहां पर लिखा गया है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारत के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? यानी हम गवर्नर जनरलों के जीवन को ही महत्वपूर्ण मानते रहेंगे तो भारत के जितने भी दूसरे वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, जो भी दूसरी चीजें हैं, वो कैसे सामने आएगी? उनकी गतिविधियों पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो उस जमाने के इतिहास को अलग प्रकार से लिखने की भी आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि समय हो गया कंप्लीट। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे इससे आगे की बात। तब तक इसको एक बार फिर से सुनिए और इसमें जो चीज़ें खास लगती है उनको आप याद करने की कोशिश करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे आगे का लेसन। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।